बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़खानी करते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं। जीन, एक ऑर्गेनिज्म में से जीन को निकालते हैं। जीन को निकालने के लिए डीएनए की फ्रेगमेंट्स कराते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप से हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। उस बेसिस पे डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करा देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहाँ से आइसोलेट करते हैं? बैक्टीरिया की बॉडी से निकालते हैं। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वो एक एडेप्टेशन होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? B04 B04 है बेटा, B04 या B02? 2 है ना? हाँ 2, सॉरी 2 है ना? क्या बता रहे थे? हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड थर्ड स्पीसीज, फोर्थ और लास्ट रोमन नंबर में जो लिखा जाता है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, हिंड सेकंड क्यों था वो सेकंड इसलिए था क्योंकि उसकी आइसोलेशन में, कैरेक्टराइजेशन में 5 साल लग गए थे। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगी और जहां पे वो कट करेंगे दैट विल बी रिकॉग्नाइजेशन या रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, सेल को ओपन करने के लिए प्लांट सेल रहेगा, सेलुलेज यूज करेंगे, पंजाई सेल रहेगा, काइटिनेज यूज करेंगे और बैक्टीरियल सेल रहेगा, लाइजोजाइम यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जीन क्लोनिंग कैसे कराता है, वो भी पढ़ा था। जीन क्लोनिंग, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, किसी दूसरे सेल की बॉडी के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया, इक्वलाई लिया, जैसे इक्वलाई मल्टीप्लाई करेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा। अब तक ये सीखा था। बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल देखे थे, जेनेटिक और आपका बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये पढ़ा था। और स्टेनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर किया था, किसकी बॉडी में? सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम की बॉडी में। ये सब सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, जिसके पास ORI सीक्वेंस होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। यही सीखा था बस। यस मैम। अब हैं, हाँ बोलो मैम, बायोटेक्नोलॉजी किसने दिया था वो भी बताया था आपने। पैरल एरे टेक्नोलॉजी आता है। नेक्स्ट चीज मेरे को व्हीकल, मैंने बोला कि ये मेरा सेल है, एक सेल से निकालना है डीएनए को, दूसरे सेल के अंदर लेके जाना है, ये एक ऑर्गेनिज्म से निकालना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेके जाना है। हवा में उड़ के नहीं जाएगा, मैं उसको टेक्निकली नहीं करूंगी। एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी मेरे को जीन को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए। अब वो जीन एवे ही नहीं हम लोग सेलेक्ट कर लेने वाला है, जीन को बहुत सोच समझ के मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मनीषा को एक बुक अपने घर से साक्षी के घर पे ट्रांसफर करनी है, तो एक बुक के लिए पूरा का पूरा ट्रक थोड़े ना मंगाएगी। नो मैम, नहीं मंगाएंगे। तो बाइक और स्कूटी पे जाके भी ट्रांसफर कर सकती है। यस मैम। मनीषा को एक फ्रिज साक्षी को गिफ्ट करना है, तो बाइक पे थोड़ी ना लेके जाएगी, कोई टेम्पो या ट्रक वगैरह उसको लेके जाना पड़ेगा। यस मैम। तो व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीएनए या साइज ऑफ जीन, टाइप ऑफ जीन पे भी तो डिपेंड करेगा ना। यस मैम। अच्छा, तो पहली चीज है कि हमारा जो जीन है वो किस नेचर का है, उस बेसिस पे मैं सेलेक्ट कर लूंगी कि भाई ये मेरा वेक्टर है। सेकंड चीज, मनीषा ने किसी को हायर किया साक्षी के घर तक फ्रिज पहुंचाने के लिए। अब मनीषा को कैसे पता चलेगा कि साक्षी के घर तक फ्रिज पहुंच गया है? मनीषा सपोज अपने घर पे नहीं है, मनीषा ने किसी को कॉल करके बोला कि भाई मेरे घर पे फ्रिज रखा है, आप उसको उठाओ और साक्षी के घर पे ले जाओ। तो पहला कंफर्मेशन मनीषा को ये चाहिएगा कि जिसको उसने बोला है, जिसको उसने हायर किया है, उसके घर तक सही तरह पहुंच गया है नहीं पहुंच गया है, उसने फ्रिज उठाया या नहीं उठाया, उठा के साक्षी के घर तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, साक्षी ने उसको ओपन करके देख लिया या नहीं देख लिया। सारी कंफर्मेशन चाहिएगी या नहीं चाहिएगी मनीषा को? यस मैम। ये कंफर्मेशन हमें जीन में भी चाहिएगा कि भाई सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, फास्ट तो नहीं जा रहा है ना हम लोग, समझ आ रहा है? यस नो मैम। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन लेके जाना है, तो पहली चीज मेरे को कि जो जिसके थ्रू मेरे को ट्रांसफर कराना है वो जीन, उस व्हीकल ने जीन को एक्सेप्ट कर लिया है। पहली चीज तो मेरे को ये पता चलनी चाहिए, है ना? उसको लेके जा रहा है और लेके जाके उसने उसकी बॉडी के अंदर एंटर करा दिया है, वो भी मेरे को कंफर्म होना चाहिए। नॉर्मली केसेस में मनीषा क्या करेगी, उसका टेलीफोन नंबर ले लेगी और उसे कॉल कर करके कंफर्मेशन लेती रहेगी। यहाँ पे क्या करें हम,
क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, पहला पॉइंट, मैं डीएनए को नेकेड आई से नहीं देख सकती, Yes, अब ma'am. जीन को तो मैं नहीं देख पाऊंगी, और ये प्रोसेस लार्ज अमाउंट में चलता है। हम पढ़ रहे हैं एक जीन को लेके, लेकिन जब आप लैब में कोई भी साइंटिस्ट को देखोगे बायोटेक्नोलॉजी पे करता हो, तो कभी भी एक जीन के साथ नहीं करता, वो थाउजेंड्स ऑफ जीन के साथ काम कर रहा होता है। थाउजेंड्स में से हो सकता है 100 के साथ ही वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाए, 100 के साथ ही प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो जो 900 है, उन 900 के साथ वो प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो पाया, 100 के साथ हो पाया। 900 और 100 को अलग अलग करने में के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चाहिए। वो कोई एंजाइम यूज कर लेगा। नहीं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चीज करनी है, जो जीन को लेके जा रहा है, मैं एक जीन ऐसा सिलेक्ट करूं जो मेरे को टाइम टू टाइम सिग्नल देता रहे, सिग्नलिंग देता रहे कि हाँ मैंने जीन को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने आपके जीन को ट्रांसफर कर दिया है। अगर मेरे को सिग्नलिंग मिलता रहेगा तो मेरी टेंशन दूर रहेगी, मेरे को पता चल जाएगा हाँ मेरा प्रोसेस हो चुका है। मेरे को सिग्नल नहीं मिलेगा तो मतलब मेरा जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। Yes, ma'am. इसी सिग्नलिंग को बोलता है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या हेल्प करता है, ये सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्किंग, एक मार्क दे देता है जिसके अंदर प्रोसेस हो चुका होता है, उसको इस बेसिस पे मैं सिलेक्ट कर पाती हूँ कि मेरा डीएनए रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। तो पहला, अगर जो पहली क्वालिटी मैं चूज करूंगी हमारे वेक्टर के अंदर, वो तो होगी कि भाई उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो खुद से रेप्लिकेट कर पाए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होना चाहिए कि भाई उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर हो, है ना? Yes, ma'am, होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर, कि भाई अगर सिलेक्टेबल मार्कर ही नहीं होगा तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। Yes, ma'am. प्रोसेस समझते हैं कि कैसे। सिलेक्टेबल मार्कर में क्या करते हैं, मतलब हम उस पे मार्क कर देते हैं। यही समझाऊंगी सिलेक्टेबल मार्कर में कैसे होगा, कैसे वो मार्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मतलब देखने में तो बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहा है, बहुत इजी है। लेकिन अब इस प्रोसेस को जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, ऐसे इमेजिन करता है कि हम लोग लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? बायो लैब में तो सब जाते होंगे ना अपने अपने स्कूल्स में। जाते हैं। तो हेडिंग लिखो सिलेक्शन ऑफ recombinant and ट्रांसफॉर्मेंट। अब पहली चीज मेरे को यहाँ पे ये समझानी है, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है क्या? चलो इसको थोड़ा सा बता देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये वेक्टर है, जीन क्लोनिंग वाला प्रोसेस याद करो, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, इससे बाइंड किया, Yes, ma'am. तभी तो मैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलती थी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मतलब, और सपोज करो ये मेरे पास एक वेक्टर है और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इससे आके बाइंड ही नहीं किया, तो मतलब ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? Non-recombinant. तो चांसेस मेरे पास, जब मैं लैब में काम कर रही हूँ ना, मैंने लैब में एक बीकर लिया, उसके अंदर वेक्टर डाल दिया, डीएनए डाल दिया, वो वेक्टर डीएनए के साथ बाइंड हुआ या नहीं हुआ मुझे नेक्ड आई से नहीं पता चलेगा। मुझे मैंने जो वेक्टर सिलेक्ट किया ना, अगर उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है तभी मुझे ये चीज पता चल पाएगी रिकॉम्बिनेंट बना है नहीं बना है। तो अगर मैं आगे टर्म यूज कर रही हूँ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, समझ जाओगे ना, रिकॉम्बिनेंट मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड हो गया है, नया कॉम्बिनेशन बन चुका है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन बाइंड है, ठीक है? मैम नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट सेम है? नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट अभी समझाऊंगी। अब ये मेरे पास वेक्टर बन गया है, अब इस वेक्टर को मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, याद करो ट्रांसफॉर्मेशन। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक ई कोलाई या कोई भी सेल ले लो, उसकी बॉडी के अंदर एंटर कराना है।
अगर ये एंटर हो गया, कलर चेंज कर दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, चलो सेम ही कर लीजिए। अभी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है ना, यस मैम। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर ये एंटर ना हो, दिस इज नोन एज नॉन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जब मैं थाउजेंड्स ऑफ जीन या थाउजेंड्स ऑफ वेक्टर लेके यूज कर रही हूँ, मेरे को रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पिक करना है और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पिक कराना है। यस ये मेरा काम है, ठीक है। चलो अब जो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? देखो, बेस्ड ऑन inactivation of antibiotic resistant gene. This process is known as inactivation of antibiotic resistant gene. इस प्रोसेस को बोलते हैं insertional inactivation. मैम पर लास्ट स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सेकेंड बेटा। हाँ, अभी बताओ क्या पूछ रहे हो प्रियांशु? मैम लास्ट स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन कर दो। दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस मैम। देखो, मैंने ना सिर्फ यहाँ पे क्या बताया, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन। मेरा वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए के साथ अगर मेरा फॉरेन डीएनए, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए उठा के उसकी छोटी सी सेगमेंट मैंने वेक्टर के साथ बाइंड करा दी, अगर वो बाइंड हो गई है तो मेरा डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, यस मैम। तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर कॉम्बिनेशन नहीं बना उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। नहीं बनने का मतलब मैंने वेक्टर भी लिया, उसके साथ एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, लेकिन उसके साथ जाके ज्वाइन नहीं हुआ। कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, ज्वाइन नहीं हुआ मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। और अगर मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट बन चुका है वो किसी बॉडी के अंदर किसी भी सेल या इकोलाई या कुछ भी ले लो, उसके अंदर एंटर हो गया है, जो एंटर होने का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा जो सेल होगा ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है एक बाहर से डीएनए का। ठीक है। यस मैम। अब एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे टर्म यूज करूँ रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मैम मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन मतलब तो होगी पर ट्रांसफर नहीं होगा सेल के अंदर। हो गया लेकिन मैम सेल में नहीं है। अगर मैंने टर्म यूज किया रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्म, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो चुका है लेकिन वो सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ। यस मैम। सिंपल। और अगर मैंने यूज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तो मैम उसमें कॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, ट्रांसफर हो गया लेकिन ट्रांसफर हो गया सेल में। उठ के ट्रांसफॉर्म हो चुका है सेल के अंदर। पॉसिबल है मैम ये? मैम ऐसा कैसे पॉसिबल हो मैम सकता है? ऐसा कैसे होगा मैम? कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये वैक्टर एंटर होगा ही होगा, चाहे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है चाहे रिकॉम्बिनेंट है। अगर हो रहा है ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं हो रहा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वो ये नहीं देखेगा कि मैं रिकॉम्बिनेंट हूँ या नॉन रिकॉम्बिनेंट हूँ। केसेस कोई भी आ सकता है। मतलब उसका फंक्शन है कि उसको एंटर करना है। उसका फंक्शन है एंटर करना। अगर वो एंटर नहीं हो पा रहा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों टाइप के एंटर हो सकते हैं, इक्वल पॉसिबिलिटी होती है हर जगह पे। यस मैम। यस मैम। कंफ्यूज नहीं हो ना, अभी जो मैं प्रोसेस समझा रही हूँ ना उससे समझ आ जाएगा। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेरी साइड से बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है ना? नो मैम। अब ये वाला लाइन बताओ, ये लाइन समझ में आ गई। बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मैम समझा दो। देख, जो हमने यहाँ पे वेक्टर यूज किया, आपने अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हो सबके सब? यस मैम। और हाँ, वेक्टर होगा
जिस वेक्टर का नाम होगा PBR Yeah, 322. 322, यस मैम। PBR 322 की अभी डिटेल नहीं समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ। उसमें यहाँ पे 2 सीक्वेंस आपको दिखेंगे। Yes. Yes. इधर एम्पिसिलिन है, इधर एम्पिसिलिन है। मैम लेफ्ट साइड में एम्पिसिलिन हो गया और दूसरी साइड में टेट्रा। क्या है ये? दिस इज AMP मतलब होता है एम्पिसिलिन, TET मतलब टेट्रासाइक्लिन। हमें क्या होते हैं? दीज आर द एंटीबायोटिक्स। जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। अब ये वेक्टर जो है, वेक्टर इज नॉन, वेक्टर क्या है? वेक्टर एक DNA ही है। वेक्टर कोई अलग से ऑर्गेनल या कोई अलग से कुछ नहीं है। वेक्टर इज ऑल्सो DNA, बस सर्कुलर है। नॉर्मल DNA स्ट्रेट लीनियर बनाता है, लेकिन वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड से बना होता है ना। प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA, इसीलिए इसको सर्कुलर बनाता है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझना। सर्कुलर क्यों बनाया? बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई करके PBR 322 बनाया। ठीक है, यस मैम। अब इसके अंदर जो ये मेरा DNA है, DNA के अंदर 2 जीन ऐसे हैं। अब जीन कोड करते हैं आगे टाइप के प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह, ये सब समझते हो ना। यस मैम। तो हमारे पास इस DNA में 2 ऐसे जीन्स हैं जो इस DNA को रेजिस्टेंट बना रहे हैं। कौन सा? जो ये लेफ्ट साइड वाला है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये मेरा पेन है, ये पेन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल रही हूँ, तो इस पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन है। दूसरा रेजिस्टेंट जीन है क्योंकि इसके अंदर, सपोज करते हैं कि निगम को हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बॉडी में बैक्टीरिया, तो जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स तो देता है ना हमको। यस मैम। लेकिन निगम की बॉडी में एक ऐसा बैक्टीरिया गया है जिस बैक्टीरिया के पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और डॉक्टर उसका एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। क्या वो बैक्टीरिया कभी किल होगा? No. नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसकी बॉडी के अंदर। बस यही फर्क है, एम्पिसिलिन जीन है और राइट हैंड साइड में टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है। वो जीन जो इसको टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो एक बार यहाँ पे। मैं एक बार इसका देखती हूँ, मेरे पास डायग्राम है क्या? ये रहा डायग्राम। बोलो गायत्री। मैम एक्चुअली मैं अभी आई हूँ, तो आपने जो अभी वाला टॉपिक पढ़ाया ना, ये एक बार फिर से बता दो। बेटा पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, सिर्फ इतना समझ लो। वेक्टर का काम क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को लेके जाने का काम होता है। मैं यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि वेक्टर कौन सा अच्छा वेक्टर होता है, हम कैसे वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, वेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज होती है, यही पढ़ा रही हूँ ना बच्चों। इससे अलग तो कोई क्वेश्चन नहीं कराया अभी, वेक्टर बताया। तो एक वेक्टर है हमारा PBR 322। इसके अंदर मैंने बताया, अभी मैंने आपको एक बताया था कि भाई एक तो ORI साइट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर मेरे को क्या हेल्प करेंगे? मेरे को सिलेक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इन सब चीजों को पिक कर। अब मैंने आपको यहाँ पे साइट बताई, ये रहा हमारे पास एम्पिसिलिन का जीन।
एंड ये रहा टेट्रा। टेट्रासाइक्लिन का। अब सोचो, सपोज करो इनके ऊपर, अच्छा जो थर्ड पॉइंट है मैं थर्ड भी समझा देती हूँ कि अच्छा वेक्टर वो वेक्टर होता है, पहला ओआरआई साइट, इसके पास भी ओआरआई साइट है। सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर, इसके पास भी सिलेक्टेबल मार्कर है। थर्ड पॉइंट कि हमारे वेक्टर के पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, बहुत सारे एंजाइम्स की, बहुत सारे। देखो ना इसके पास ये जो साइड साइड में लिखे हुए हैं ना, दीज आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इको R1, PVU1, PST1, हिंड थर्ड, बाम H1, साल 1, PVU सेकेंड। एंड ये एक ऐसा डायग्राम है, गारंटेड एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नीट में 101% क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट है ना। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम जो ये एम्फिसाइलिन और टेट्रासाइक्लिन में सिलेक्टेबल मार्कर है। ये सिलेक्टेबल मार्कर है, यही मेरे को सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अब कैसे करेंगे वो समझाऊंगी। थर्ड पॉइंट, इट शुड हैव मैनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स, बट एक एंजाइम की एक साइट होनी चाहिए। देखना जरा, साल 1 की जो साइट है वो एक ही साइट है, इसके अलावा और कहीं साल 1 की साइट दिख रही है? बाम नो। साइट है, कहीं साइट है, इसके अलावा कहीं और साइट दिख रही है? नो। क्या, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये मेरे को, अब इस साइट से क्या समझते हो आप? साइट से ये समझते हो ना कि भाई मेरे पास ये टेट्रासाइक्लिन की साइट है, ये बोल रहा है कि टेट्रासाइक्लिन के ऊपर बाम H1 की ये साइट है। अगर मैंने इस वेक्टर के ऊपर, वेक्टर इज अगेन सर्कुलर डीएनए, इसके साथ मैंने बाम H1 डाल दिया, तो बाम H1 आके इसको यहाँ से कट कर देगा या नहीं कर देगा? यस मैम कर देगा। और बाम H1 आके इसको यहाँ से कट करेगा, तो जो मेरी टेट्रासाइक्लिन की साइट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी क्या? यस यस मैम। मैम। यस। तो मतलब मेरा जो रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यस। इनएक्टिव हो जाएगा। सपोज मेरा फॉरेन डीएनए आ रहा है, कोई फॉरेन डीएनए को भी मैंने बाम H1 से कट कराया है, और यहाँ पे भी मैंने बाम H1 डाल दिया वेक्टर के साथ, तो वो जो नया जीन आ रहा है वो जीन इसी साइट पे आके बाइंड करेगा ना, यस बाम मैम। H1। अब मैं पिक कैसे करूंगी कि भाई ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ? ज्वाइन करने का तरीका, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाएगा। यस मैम। अगर बाम H1 कट लगाएगा तो ऑब्वियसली बात है नया जीन आके एंटर होगा, वहीं पे एंटर होगा तो वही पे एंटर होगा। टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया। अब मेरे मैम को मर जाएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जीन मर जाएगा। मेरे को पता लगाना है रिकॉम्बिनेशन हुआ है नहीं हुआ। इस वेक्टर को उठाऊंगी, टेट्रासाइक्लिन में डिप करूंगी, यस वेक्टर को मैम। उठाऊंगी, टेट्रासाइक्लिन में रखूंगी, टेट्रासाइक्लिन का इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इट मींस रेजिस्टिविटी वाला जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। और अगर मैम दोबारा बताते वाला। चलो इसको लिख के बताती हूँ। अच्छा हाँ, ये बताओ, ये इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कब इनएक्टिवेशन होगा? जब हमारा नया जीन आके इंसर्ट होगा तभी ना। यस मैम। दिस इज नॉन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब प्लाज्मिड के अंदर, वेक्टर के अंदर कुछ चीज आके इंसर्ट होगी जिसकी वजह से कुछ इनएक्टिव हो जाएगा। उस इनएक्टिव की वजह से ही मैं पता लगाऊंगी कि रिकॉम्बिनेंट बना है नहीं बना है। कैसे? तो देखो, ये मेरे पास एक बीकर है, साथ ही साथ ड्रॉ कर लेना।
ये मैंने ले लिया यहाँ पे 322, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या क्या डाला? फर्स्ट बाम H1, मैम 321 होता है ना? 322। 322 होता है। ओके ओके। मैम जरूरी है कि हमेशा हम टेट्रा साइलिन करेंगे मैम इनएक्टिव? एम्फिसिलीन को भी कर सकते हो, बट वो एम्फिसिलीन के ऊपर जो साइट है ना जिस एंजाइम की, वो एंजाइम यूज करना पड़ेगा। हाँ मैं वही पूछ रहा था। वो डिपेंड करेगा एंजाइम पे कि कौन सा एंजाइम आपने यूज किया है। तो मैं अभी बाम H1 का ही बता रही हूँ। तो पहले बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और एक डीएनए। मैम हाँ जी, मैम वहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला साइट है, तो हम उधर 2 टाइप के जीन लगा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के। दोबारा बोलो अपना क्वेश्चन। मैम जो टेट्रासाइक्लिन मैम जो जीन है उस पे मैम BAM1 और SAL1 मैम 2 है, तो मैम हम उसको दोनों से कट करवा के 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं उधर। 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली लगा सकते हो, लेकिन वो दोनों जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिस्पेक्टिव एंजाइम से कट कराने पड़ेंगे आपको, ओके मैम। ठीक है। और बावन की जगह में सालवन लगा सकते हैं, उससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैम बावन है, उसकी जगह सालवन से कट करवा सकते हैं। नहीं, जहाँ पे बालमोन की साइट है ना वहां पे सिर्फ बामन ही कट करेगा, सालवन नहीं कट करेगा, कि साइट ही नहीं है उसकी वहाँ पे। क्योंकि सारे एंजाइम की स्पेसिफिक साइट होती है, वो अपनी ही स्पेसिफिक साइट से कट कराता है। यस मैम। बीकर लिया, उसके अंदर 3 प्लाज्मिड डाल दिए, ऊपर से बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और डीएनए लाइगेज। DNA लाइगेज। अब क्या होगा? बाम H1 की साइट है, तीनों के अंदर है साइट। मैंने सपोज करता है 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले, लेट्स सपोज 2 डाले, ठीक है। बाम H1 ने तीनों को पट लगाया होगा। यस मैम। 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज 1 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक जाके इससे बाइंड कर गया, एक जाके इससे बाइंड कर गया। अभी तो देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे को इसलिए पता चल रहा है, लेकिन आप लोग इसको लैब में परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ नहीं देख पा रहे हो अभी कि किससे बाइंड हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, आपको अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। देखो ये यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ये आपका यहाँ पे आके बाइंड हो गया। थर्ड वन वाले के लिए कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट होता भी, सपोज अगर 3 भी होते, लेकिन बाय चांस कभी ना एक आधा तो ऐसे रह जाते जिसके साथ नहीं ज्वाइन होता, तो इसके साथ क्या होगा? बाम H1 तो कट लगाएगा, लेकिन डीएनए लाइगेज उसको वापस से ज्वाइन करा देगा। इसकी दोनों सीक्वेंसेस एज इट इज रहेंगी, इनकी एक सीक्वेंस एज इट इज रहेगी, एक एक सीक्वेंस गायब, ठीक है। अभी मेरे को पता चल रहा है लैब में परफॉर्म कर रहे हो, लैब में आप लोगों के लिए तीनों के तीनों इक्वल है, आपको नहीं पता तीनों में से कौन से में रिकॉम्बिनेशन बना है कौन से में नहीं बना। नंबरिंग आपने दिया हुआ है अभी 1 2 3। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को पकड़ लिया और 3 इकोलाई ले लिए, तीनों को इकोलाई के अंदर डाल दिया, रैंडमली जाएंगे। अब मेरे को नहीं पता कौन से इकोलाई के अंदर कौन सा गया, मुझे नहीं पता, नंबरिंग रैंडमली दिया है मैंने, मुझे नहीं पता। अब मेरे को सेलेक्ट करना है कि कौन से इकोलाई के अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट है, कौन से के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन से के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं। लेट्स सपोज एक के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, अभी नो आइडिया, अभी नहीं पता मेरे को कुछ हुआ या नहीं हुआ। अब मैं क्या कराऊंगी इनका, अब हम इनका कराएंगे टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में क्या करेंगे, कल्चर प्लेट लिया मैंने, इस कल्चर प्लेट में मैंने डाल दिया एंटीबायोटिक बहुत सारा,
एंटीबायोटिक कौन सा डाला, डायरेक्ट नाम ही लिख लो, टेट्रासाइक्लिन डाल दिया, इसमें डाल दिया एम्फीसाइलिन। एम्पिसिलिन, ठीक है। और ये मेरा एक इकोलाई, ये दूसरा इकोलाई, ये थर्ड वन इकोलाई, फर्स्ट इकोलाई, सेकेंड इकोलाई, थर्ड इकोलाई। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, इसमें तीन में से एक इकोलाई की हो गई, दो की डेथ हो गई, एक जिंदा है, और एम्पिसिलिन में मेरे पास तीनों जिंदा है। अब कैसे बताओगे ये वाला कौन सा होगा? मैम रिकॉम्बिनेंट होगा। जिसमें बचा जिसकी डेथ हुई किसमें हुई, टेट्रासाइक्लिन में। इसका मैम, मतलब, वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। यस इसका मतलब ये जो इकोलाई था, इस इकोलाई के अंदर कौन सा प्लाज्मिड होगा, कौन सा वेक्टर गन होगा, जिसका टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया होगा, मर गया होगा। इनएक्टिव हुआ, ठीक है, इनएक्टिव हुआ, तो इसका मतलब ये है मेरे पास रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यस मैम। एक और केस, ये वाला देखो, फर्स्ट है, दिस वन इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस वन इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि एम्फिसिलिन में तो डेथ हो रही है, सॉरी टेट्रासाइक्लिन में तो डेथ हो रही है, एम्फिसिलिन में जिंदा है, दोनों में से एक में डेथ हो रही है। इसका मतलब सिर्फ एक ही साइट इनएक्टिव हुई है, एक ही साइट इनएक्टिव हुई है, एक एक्टिव है। इससे मेरे को पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इकोलाई के अंदर, इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। टेट्रासाइक्लिन वाला देखो, सॉरी सेकंड नंबर वाला देखो, सेकंड नंबर वाला एम्पिसिलिन में मैम एक की डेथ नहीं होगी। 3 की कैसे होगी, 2 ही नहीं तो बाकी टेट्रासाइक्लिन में भी 3 की होनी चाहिए ना मैम। एम्पिसिलिन में एक की डेथ होगी ना मैम, अरे क्योंकि एक ही कोलाई में तो मैम कोई सा भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आएगा ना, तो वो तो डेथ होगी ना। फर्स्ट वाला जो लिया मैंने इकोलाई, फर्स्ट वाले इकोलाई के पहले टेट्रासाइक्लिन में रखा उसको, फिर एम्फिसिलिन में रखा। जब मैंने उसको टेट्रासाइक्लिन में रखा उसकी डेथ हो गई, जब मैंने उसको एम्फिसिलिन में रखा वो जिंदा रहा। इससे मेरे को पता चलता है, सुनो पहले मेरी बात, इससे मेरे को पता चलता है एम्फिसिलिन में जिंदा रह रहा है, इसका मतलब इकोलाई की बॉडी के अंदर वेक्टर गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वेक्टर में सिर्फ वो टेट्रासाइकिल वाला गया है ना, एम्फिसिलिन वाला तो नहीं गया। अरे वेक्टर के अंदर टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन दोनों की साइड तो थी ना, सिर्फ एक इनएक्टिव हुई, एक तो एक्टिव है। यस मैम, सिर्फ टेट्रासाइकिल को ही तो किया है ना, तो वो तो उसके टेट्रासाइक्लिन वाला inactive हुआ है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन में उसकी डेथ हुई। यस मैम। ठीक है, सेकंड वाले केस में भी सेम है। अब थर्ड वाला केस देखो, चलो सेकंड वाले आपकी प्राइस चली गई। वॉइस नहीं आ रही मैम। सेकंड वाले में आवाज नहीं आ रही, आ गई मैम, आ गई। सेकंड वाला है ये, ना तो टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहा ना एम्पिसिलिन में। इससे मैं क्या मतलब निकालूं कि मैम इसके एम्पिसिलिन वाला टेट्रासाइक्लिन दोनों इनएक्टिव हो गए होंगे। दोनों मैम इसमें वो वाला बैक्टीरिया है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं। ये वो वाला बैक्टीरिया है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके अंदर हमारा PBR 322 गया ही नहीं। यस मैम। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? क्या बोला मैम आपने अभी? थर्ड वाला केस कौन सा होगा? बता तो दिया मैम, सेकंड वाला पूछ रहे थे ना। अरे अब थर्ड वाला पूछ रही हूँ। थर्ड वाला तो एक्टिव है ना, वो दोनों में एक्टिव है, एक भी उसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं है कोई पे। तो इसको क्या बोलेंगे वो बताओ ना। सेकंड वाले को तो आपने बोला रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर हुआ है।
सेकंड वाला है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और जो थर्ड वाला है नॉन दिस इज रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। मैम सेकंड वाला ट्रांसफॉर्म तो हुआ है। कहाँ हुआ है ट्रांसफर बेटा? अगर ट्रांसफर होता ना तो एक तो एक तो एक्टिव होता है, दोनों में तो एक्टिव होते। अगर रिकॉम्बिनेंट होता है तो सिर्फ एक एक्टिव। देखो शॉर्ट से समरी है इसकी। क्या समरी है? मैम एक मिनट। मैम एक सेकंड। हाँ जी, हम जैसे आपने पहले मैम तीनों के में बाम आई से मैम बाम आई से आपने वो करा दिया था, स्लाइसिंग करवा दी थी। बेटा एक सेकंड बस ये लिख लूं फिर बताती हूँ। दोनों में से एक में एक्टिव है तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट। दोनों में एक्टिव है नॉन रिकॉम्बिनेंट। दोनों में इनएक्टिव है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ, सोचो इसको 2 मिनट शांति से। डाउट आ रहा है मन में, पूछो फिर। मैम जब हमने सबसे पहले मैम जब तीनों को स्लाइसिंग करवाई थी बाम आई फर्स्ट से, तो मैम इनएक्टिव नहीं देंगे ये तीनों? मैम 2 में रिकॉम्बिनेंट हुआ था ना, तो एक तो मैम और तीसरे वाला मैंने बोला था डीएनए लाइगेज से वापस से ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आके जुड़ा। ओके मैम। मतलब देखो ना, सपोज ये मेरे पास कोई सेगमेंट है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, BAM-H1 ने आया इसको कट कर दिया, कट करा, डीएनए लाइगेज ने आया इसको वापस से ज्वाइन करा दिया, तो वापस से एंटीबायोटिक बन गया। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट हो जाता है तो आया हमारे जीन ने इसको कट किया यहाँ से बीच से, और बीच से कट करके यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन जोड़ दिया, इसको रिकॉम्बिनेंट बोलता है। जब एक नया जीन आके इंसर्ट हो जाता है तब साइट इनएक्टिव हुई, एंजाइम आया कट किया वापस से रिजॉइन हो गया, कुछ ऐड ही नहीं हुआ, तो साइट के साथ तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, साइट तो फिर जुड़ गई, साइट तो फिर एक्टिव हो गई। मैम ये आपने थर्ड केस लिखा है इसमें दोनों रिकॉम्बिनेंट तो है ना मैम, मतलब रिकॉम्बिनेंट तो है मैम। जो मैंने थर्ड वाला लिखा मतलब दोनों में क्रॉस क्यों करा ये ना? मैम रिकॉम्बिनेंट होगा ना, वो रिकॉम्बिनेंट होके पर ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। नहीं, देखो अगर रिकॉम्बिनेशन होता, लेट्स सपोज रिकॉम्बिनेशन होता, मैंने एंजाइम कौन सा लिया था? BAM-H1। यस मैम। BAM-H1 लिया था, तो BAM-H1 ने जहां बिकॉज कट लगेगा तभी नया जीन आके इंसर्ट होगा। यस मैम। BAM-H1 ने कट लगाया, BAM-H1 सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कट लगा सकता है? एंजाइम आके जहाँ पे हम उसको एक मिनट पहले प्रियांशु को डाउट क्लियर करने दो फिर आप पे आती हूँ। जहाँ पे BAM-H1 की साइट है वहीं पे कट लगाएगा, वहीं पे कट लगाया, जीन आके इंसर्ट होता तब वो रिकॉम्बिनेंट बनता ना। यस मैम। तो इस रिकॉम्बिनेंट जन बन गया, चलो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी टेट्रासाइक्लिन साइट ही तो इनएक्टिव हो रही है। यस मैम। एम्फिसिलिन तो एज इट इज है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यस मैम। तो यहाँ पे एम्फिसिलिन में भी ये जिंदा रहना चाहिए था, यस मैम। एम्फिसिलिन वाला भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरे इकोलाई की बॉडी के अंदर वेक्टर एंटर ही नहीं हुआ। अगर एंटर होता, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट होता नॉन रिकॉम्बिनेंट होता, एक साइट तो एटलीस्ट रहती ही ना एक्टिव। यस मैम। इसलिए मैंने इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट लिखा, ये एंटर ही नहीं हुआ। ओके मैम। मैम मतलब ये हो भी सकता है और रिकॉम्बिनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ट्रांसफर नहीं हुआ ये। नहीं बेटा, अगर ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो फिर क्या, कैसे पता होगे रिकॉम्बिनेंट है नॉन हम वही रिकॉम्बिनेंट? कह रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी है, ओके मैम। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर को नहीं रखा मैंने एंटीबायोटिक्स में, मैंने इकोलाई को रखा, ठीक है। इकोलाई की बॉडी के अंदर आया ही नहीं होगा तो मुझे क्या पता चले भाई, कैसा भी हो ना हो, मैंने तो इकोलाई को लेके आई हूँ यहाँ पे। ओके मैम। मैम अगर एम्पिसिलिन इनएक्टिव हो और टेट्रासाइक्लिन एक्टिव हो तो? दोनों में से कहीं पे भी एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है, डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लिखाना,
बिना कुछ सोचे। दोनों में एक्टिव है मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर। दोनों इनएक्टिव है, नॉन ट्रांसफर। मैम एक बार इसीलिए पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये जो प्रोसेस कराया ना मैंने, इस प्रोसेस को बोलता है रेप्लिका कराना, रेप्लिका लगा के देखना। लैब में भी होता है प्रोसेस। हमारी स्लाइड डिलीट हो गई से कैसे? मैम इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा पर? आ जाएगी स्लाइड दोबारा। आई डोंट थिंक आएगी। मैम अंडू नहीं होता क्या इसमें? आ जाती है हम कंट्रोल। नहीं, कंट्रोल नहीं आ रही। हाँ बताओ। मैम इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? इस पे क्वेश्चन जो मैंने ये अभी फ्लो चार्ट वाला बनवाया ना, इस पे आ जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे बेसिकली। बोर्ड एग्जाम पे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है उसका है मेरे पास एक डेमो, मैं आपको भेज दूंगी। प्रोसेस का नाम क्या बताया था आपने? रेप्लिका। रेप्लिका। डायग्राम बना लेना, वो समझ में तो आ ही गया आप लोगों को। मतलब नोट्स उसमें तो आप अंशु मतलब नोट्स भेजोगे तो बना के भेज दो क्या डायग्राम? ठीक है, मैंने बता दिया। मनीषा ने बना लिया है, फिर मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको वो भेज। मैम आप आज की क्लास के नोट्स तो भेजोगी ना? लास्ट क्लास के भी नहीं भेजे थे शायद मैंने। मैम भेजे थे आपने। मैम वो जो शीट में इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी थी ना, मैंने एनसीईआरटी पूछा पढ़ा ना, वो पूरा ए टू जेड लाइन टेप के लिख दिया, तो मैंने कहा मैंने क्यों नोट किया फिर। अच्छा है मैम, स्कूल टेस्ट है, कहाँ से करे क्वेश्चन? कौन सा है दीपक, इसी चैप्टर का है क्या स्कूल में टेस्ट? जिन रेप्लिका मतलब REPLICA, रेप्लिका। रिप्रोडक्शन वाली नीट का MTG कर लो सिर्फ, MTG। मैम वो सब्जेक्टिव होगा ना? कौन से चैप्टर का चाहिए मैं भेज दूंगी, मेरे पास है वो एग्जाम आइडिया बुक। 12th वाली एग्जाम आइडिया, उसका PDF है मेरे पास, PDF दे दूंगी मैं आप लोग। ओके मैम। एक और एग्जांपल सिलेक्टेबल। अच्छा, सिलेक्टेबल मार्कर से पता चल गया ना कैसे मेरे को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। यस मैम। लैपटॉप का चार्जिंग ऑन कर लो जस्ट अ सेकेंड। मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम फिजिक्स कहाँ है टेस्ट? नहीं कर रही थी, चार्जिंग ऑन कर रही थी। देखो, जैसे मैंने आपको PBR 322 वाला बताया ना, एक और एग्जांपल आता है मेरे पास, PUC 8, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, उसके पास PBR 322 के पास सिलेक्टेबल मार्कर थे क्या? एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन। यस मैम। इसके पास होता है लेक जेड जीन। पीपो जया याद है सबको? पीपो जया, यस मैम। वही है पीपो जया वाली कहानी यहाँ पे भी। जया, ठीक है। जेड कौन सा एंजाइम कोड करता है? बीटा गैलेक्टोज। क्या काम करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा प्लाज्मिड बना दिया जिस प्लाज्मिड के पास जया साइट थी,
मतलब Z साइड थी, Y साइड थी, A साइड थी। अब हम उसका यूज करेंगे कि सपोज मेरे पास ये PuC18 है, ये इसकी जरा सा, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा सा क्वेश्चन आता है। ये साइट है Z जीन वाली, लेग Z जीन। सपोज इसके ऊपर मैंने कोई एंजाइम डाला, एंजाइम का नाम भी इन लोगों ने नहीं हम लोगों को बताया हुआ है कुछ भी कि कौन सा एंजाइम डालना है, क्या डालना है, कुछ नहीं पता है। एंजाइम डाला, अगर उसने यहाँ पे कट लगा दिया, अब ध्यान से सुनना, जिसको लास्ट में समझ नहीं आया था अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पे कट लगा दिया, कट लगेगा, एक नया जीन आके इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। यस मैम। अब मेरे को पिक करना है कि जीन आके इंसर्ट होगा, जीन आके इंसर्ट होगा तो प्रियांशु उसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे ना। यस मैम। जीन आके इंसर्ट हो गया, फिर मैंने इसको E. coli के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इसको रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। यस मैम। यस मैम। अब अगर ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है तो इसका मतलब जो जेड जीन है वो काम नहीं कर रहा होगा। इनएक्टिव हो गया। अगर जेड जीन इनएक्टिव हो गया होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज हट जाएगा। मतलब नहीं बनेगा ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस में डिप कर देते हैं या फिर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करते हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मतलब लैक्टोज को क्रोमोजेनिक बना देते हैं। क्रोमोजेनिक का मतलब होता है कि अगर उससे कोई प्रोडक्ट बनेगा, किसी भी चीज को, सबस्ट्रेट को अगर मैंने क्रोमोजेनिक बना दिया है, वो सबस्ट्रेट की फॉर्म में जब उससे प्रोडक्ट बनेगा तो एक कलर शो करेगा आपको। आपने बैक्टीरिया लिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर जेड जीन ब्रेक है, इनएक्टिव है, लैक्टोज के मीडियम में रख दिया। अगर आपका जेड जीन एक्टिव होता, वो लैक्टोज बनाता, सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता। अगर कन्वर्शन होता तो वो क्या कलर दिखाता, ब्लू कलर दिखाता है। अगर कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हो जाता है देन इट शोज ब्लू कलर। लेकिन ये वाला जो केस है, यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेंट बन गया है, लैक्टोज मीडियम में रख दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मेरे को ब्लू कलर भी नहीं दिखाई देगा। यस मैम। तो इससे मेरे को ना, अगर कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अगर मेरे को ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इट शोज नॉन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बस। मैम ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बता दीजिए। क्रोमोजेनिक का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग। ऐसे सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट बनते टाइम वो एक कलर शो करता है, वो दिखाते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हूँ, वो कलर दिखा के। ओके। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्यों मैंने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनाया, ताकि मेरे को पता चल जाए लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। और वो कन्वर्ट सिर्फ तभी होगा जब मेरे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। एंजाइम सिर्फ तब बनेगा जब मेरे पास जेड जीन एक्टिव होगा। अगर जेड जीन एक्टिव रहेगा तो मतलब मेरा रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाएगा। यस मैम। एक्टिव हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो लैक्टोज का कन्वर्जन भी नहीं होगा, मेरे को कलर भी नहीं पता चलेगा। तो सिंपली लिख लो, अगर आपको व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं तो वो बीटा गैलेक्टोसाइड इनएक्टिव है, नहीं ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो एक क्वेश्चन आता है, होगा ना फिर तो। नहीं हम व्हाइट कलर कलर देखिए मैम जब वेरी गुड, व्हाइट में रिकॉम्बिनेंट होगा और ब्लू कलर में नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। इन सब आपको ये समझ आ चुका है। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। व्हाइट कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा है PuC18 या कोई बैक्टीरिया, तो बताओ वो रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कैसा है। सेम पहले वाले में भी टेट्रासाइक्लिन जीन एक्टिव है, वो वाला इनएक्टिव है, रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, बस ये क्वेश्चन। मैम इसको भी हमने सेल में डाला है ना मैम, वेक्टर को। क्या इस वेक्टर को भी सेल में डाला है ना हमने।
इस बार इक्वलाइजर में डाला। मैम इक्वलाई में डाला है। हाँ इक्वलाई में, लास्ट वाले को भी इक्वलाई में ही डाला था ना मैम। इक्वलाई में डाला। इक्वलाई एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ मैं आपको। यस ये आपका ना मतलब सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के देखोगे ना तो एनसीईआरटी में जैसे मैंने आपको एक लैब वगैरह कर करके दिखाया ऐसे नहीं बताया हुआ ना, उन्होंने सिर्फ बताया हुआ है कि ऐसा कलर कॉलोनीज आएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ऐसा आएगा तो रिकॉम्बिनेंट होगा, और वहां पे भी एम्फिसिलिन इनएक्टिव एक्टिव का बस कॉन्सेप्ट लिखे हुआ है, बट पढ़ के जरूर देख लेना। यस मैम। ठीक है, अब एक बार डायग्राम पे आओ। डायग्राम खिंचा गया हमारा, ये देखो अब समझ आया सिलेक्टेबल वो वेक्टर चूज करने का तरीका। 3 ORI साइड है इसके पास, ORI साइड मैम यस मैम। सिलेक्टेबल मार्कर मेरे को हेल्प करता है सिलेक्ट करने में रिकॉम्बिनेंट पर नॉन रिकॉम्बिनेंट से। इट शुड हैव सो मेनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, बट एक एंजाइम की सिर्फ एक साइट होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है, सपोज बाम H1 की 2 साइट है एक ही वेक्टर पे, तो क्या होगा, हो जाएगा एक मैम ही कट नहीं साइड करेगा। दूसरी साइड बाइंड नहीं करेगा। बाम H1 की मैम वो 2 साइट है, उसके मैम 2 जगह कट होगा तो जो दो भी जगह जीन कटवा ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मैम उसको कंफ्यूजन होगा कौन से थे। वेक्टर इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि जीन एक ही इंसर्ट कराना है, 2 जीन नहीं इंसर्ट कराना है। यस मैम। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपके वेक्टर का। बोर्ड एग्जाम में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है ये, मैम प्लाज्मिड के खुद ही 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है भाई। आरओपी क्या है, रोप, रस्सी वाला रोप नहीं है ये। आरओपी एक सीक्वेंस है इसके अंदर जो प्रोटीन को कोड करती है। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। हाँ प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। और सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत सिंपल। आरओपी क्या करता है, बाम H1 क्या है, साल1 क्या है, एम्पिसिलिन क्या है, ORI क्या है, ये क्वेश्चन डन। यस मैम। तो आज तक जितना करा दिया है, अब यहाँ तक की अपनी एनसीईआरटी डन कर लेना सबके सब। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैम खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली। मैम एक्रोजल जेल क्या है? अगेरोस जेल, यस मैम। अगेरोस जेल भी पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नहीं खत्म नहीं होगा भाई, खत्म नहीं होगा, 2 लेक्चर लगेंगे। एनसीईआरटी में तो पहले दे दिया है इसको। बेटा एनसीईआरटी जो है ना आपकी इस वाली चैप्टर की आगे पीछे कर रखे हैं उन्होंने टॉपिक्स। यस मैम। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा, मैं आपका ना एक काम करूंगी कल की क्लास में, अभी मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी ना, तो एनसीईआरटी में मैंने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे कि वाला टॉपिक फर्स्ट नंबर पे पढ़ना है, स्टेप्स बना लिए थे। फिर वो हेल्प करता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को तब होती है जब इस चैप्टर को डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने बैठते हैं। यस मैम। सीक्वेंस में नहीं दे रखा इन्होंने कुछ भी। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला काम बाद में करना है हमें, पहले तो मेरे को वेक्टर सेलेक्ट करना है ना। मैंने ये पहले दे दिया है, मैंने रीड किया, कुछ समझ नहीं आया इस पैराग्राफ में। बाद में दे रखे हैं इसलिए। मैम मेरा टेस्ट में एक डाउट था मैम। हाँ जी पूछो। मैम विटेरोजेनेसिस क्या होती है? विटेरोजेनेसिस और मैम विटेलोजेनेसिस को यॉक फॉर्मेशन भी करते हैं और ये प्राइमरी oocyte यूज करते हैं। Viterogenesis is the process of formation of yolk. और योग- मैम योग ये सक मैम। एपिस्टैटिस से भी क्वेश्चन आएंगे मैम नीट में? मैम ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था, मतलब क्वेश्चन इस बार टेस्ट में। मैंने शायद आप लोगों को बताया था ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे कुछ, वो चेक करने के लिए कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं गूगल तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे डालेंगे जिन क्वेश्चन से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो ऑब्वियसली गूगल किया होगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया उसको क्लास में ये चीज। मैम नहीं मैम अटेम्प्ट मेरे किया पास इसका नोट्स था, मैंने मेरे को नहीं याद था। पूरी अच्छे से रीड की थी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के तो मैम ये क्वेश्चन एक और था उसका, तो एक्रोसोम वाला नहीं था मैम, जो गोल्गी एपरेटस। एंजाइम का होता है ना।
मैक्रोसोमिक एंजाइम। और मैम एक क्वेश्चन और था मैम, जिसमें जो ऑप्शन था ना प्री विटलाइन स्पेस करके था मैम, मुझे वो लग रहा था सही होगा, पर मैंने स्किप कर दिया, कहीं गलत ना हो, फिर भी वो सही था। पेरिविटलिन स्पेस, जो पोलर बॉडीज बनते हैं ना, पेरिविटलिन स्पेस में चली जाती है। मैम वो डिफरेंट मैम ये है। हेड ऑफ एक्रोसोम का आया था, वो गोल्गी एपरेटस वाला कौन एटोम किससे बनता है? मॉडिफाइड फॉर्म है वो तो गोल्गी। कोई टाइप का गोल्गी select एपरेटस। बनता है। पढ़ाया हुआ तो है मैंने आपको। वो यस तो बताया था। मैम वो जो मैम आप दिखा रहे हो क्वेश्चन थे। एनालिसिस शीट वो भेज दोगे? दोबारा बोलो प्रियांशु, क्या बोल रहे हो? मैम जो आपने एनालिसिस शीट निकाली थी वो दोबारा हमें भेज दोगे? मैम वो नीट के जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं चैप्टर वाइज, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं हर ईयर में। अच्छा, वो वाली शीट, हाँ वो मैं आपको शेयर कर दूँ। मैम जिस बार टेस्ट हुआ था उसमें जो जितने क्वेश्चन थे वो पीवाई क्यों थे क्या? ऑलमोस्ट पीवाई की हो गया, मैं चेक ही नहीं किए थे। मैम सारे तो पीवाई नहीं थे। सारे नहीं थे सारे मैम। नहीं दिखा। सारे मैम पीवाई। जो वो पेडिग्री वाला क्वेश्चन आया था ना मैम लास्ट के, मैम 58 और 60 में सेम ही क्वेश्चन था, बस ऑप्शन अलग थे। मैम इस बार का पेपर सही था, लेकिन मैम जो उसकी मतलब की मैंने तो क्वेश्चन रीड ही गलत कर ली, डिक्रीज की जगह इंक्रीज रीड कर लिया था, कहीं पे इनकरेक्ट था तो करेक्ट रीड कर लिया, फिर मैंने लास्ट में देखा तो मैंने कहा अबे यार क्या कर दिया मैंने। मैम एक वो आया था ना मैम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पे मैम इमेज उसकी आई थी मैम, वो इमेज ही शो नहीं हो रही थी मुझे। उसमें तीन ही चीज तो बताना था, फिवरिया था, इनफंडिबल और वेंजिना का था, बस ये अरे ऑर्डर तो इमेज शो होगी तभी तो बताएंगे, उसमें ABCD भी था ना। तीन तीन उसकी लेबलिंग जो थी वो गलत थी, एक ही सही थी, वही कर दिया ठीक। मैम जो क्रब साइकिल का आपने भेजा था वो वीडियो, मैम उसमें आपने दो बता रखा है, एक में तो 24 बनते हैं और दो बनाएंगे तो 38 बनेंगे, अगर मैम तीन पूछ लिया तो? दोबारा बोलो क्वेश्चन। मैम जो सिट्रिक साइकिल का था ना मैम, जैसे कि एक साइकिल में 24 बनता है, दो साइकिल में 38 बनता है, अगर तीन साइकिल पूछ लिया तो फिर मैम कैसे करेंगे उसे इंटू? ऐसे नहीं था। क्रेब साइकिल किससे स्टार्ट होती है? एसिटाइल कोए। कोए बनते हैं टू रहते हैं, दो टू पार्ट कोए रन होगी। एक जब एसिटाइल कोए को मैंने कराया था तो 3 NADH बने थे, यस 1 FADH। और यस मैम 1 GTP। 2 बार हो रही है रन तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 नहीं करेंगे। नो मैम ये ठीक है, लेकिन अगर उसमें तीन साइकिल का पूछ लिया, जैसे कि तो पूछ सकता है ऐसा क्या, जिसके तीन? पूछ ही नहीं सकता मैं। और 4 तब बनेंगे जब एक साथ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ले रहे हैं। यस मैम। मैम इस चैप्टर में किस टाइप को सुनाएंगे लेकर चैप्टर से? मैम कौन से? इसी चैप्टर से जो आप पढ़ा रहे हो, ये वाला 11th चैप्टर में रेस्पिरेशन। हाँ मैम। इसमें एक जो क्वेश्चन आता है, एक तो कैलकुलेशन पे आता है ATP के, गारंटेड क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन पे, और एक क्वेश्चन है इसका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ETS पे आ जाता है, मतलब मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आता है, एक या दो। हाँ में कैसे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन किधर से एंटर कर रहे हैं या फिर याद ही नहीं होती इसमें। एक सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बताया था ना मैंने, कि वो भाई काम करने तो मैट्रिक्स में आता रहता, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यस मैम। यस मैम। वो एक वो PF के वाला बताया था, पेसमेकर ऑफ द एंजाइम। यस मैम वो सुशेष मॉड्यूलेटर है, ATP वाला है कि भाई ATP का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो इनएक्टिव हो जाता है। यस मैम। वो चीज ध्यान रख। मैम जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वहां पे जो स्प्लिट होता है ना मैम, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, स्प्लिट कैसे करें?
कोई बात नहीं, एक दो बार पढ़ना, समझ आ जाएगा अच्छे से। क्रैक कर सकते हो बेटा, कोई भी कर सकता है नीट क्रैक, कोई भी। और आप लोगों ने तो 11th से पढ़ना शुरू किया है भाई। हमारे पास इस बार वाले रिजल्ट में बच्चे वो हैं जिनको 11th में पता भी नहीं था नीट क्या होता है। पूरा 11th कोविड में निकला उनका, उन बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो आप लोग तो मुझसे भी अच्छे लेके आ सकते हैं। हम वो कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? पढ़ना वढ़ना तो टारगेट होता था, जैसे टाइमिंग मैं से कोई नहीं है सर, हम कितना याद कर पा रहे हैं वो